दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है और रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान सीख रहे हैं विलियन चैप्टर। आज हम सीखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किस परिस्थितियों में लागू होता है? हेनरी का नियम सीखने वाले हैं किन परिस्थितियों में लागू होता है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसा इसके न्यूमेरिकल आते हैं और पेपर में जो पूछा जाता है वो किस लेवल से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है और क्या इसकी परिभाषा होती है और कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलय होने वाली गैस की मात्रा समय अवस्था पर विलय में गैस के दाब के समानुपाती होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो क्या कहा गया? हेनरी का नियम इस नियमानुसार स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलय होने वाली गैस की मात्रा, जो गैस की मात्रा विलय हो रही, घुल रही है, समय। सीखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है और क्या इसकी परिभाषा होती है और कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है? इस नियमानुसार स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलय होने वाली गैस की मात्रा समय अवस्था पर विलय में गैस के दाब के समानुपाती होता है। कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो क्या कहा गया? हेनरी का नियम इस नियमानुसार स्थिर ताप पर विलायक की ज्ञात मात्रा में विलय होने वाली गैस की मात्रा, जो गैस की मात्रा विलय हो रही, घुल रही है, समय अवस्था पर विलय में गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलय होने वाली गैस की मात्रा यम तथा दाब पी लें तो किस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं? जो यहाँ पे यम है, यम किसकी मात्रा है? गैस की मात्रा। पी क्या है? दाब है, प्रेशर है। तो हम लोग पी समानुपाती, यम समानुपाती हो जाता है पी के, ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। अथवा हम लोग कह सकते हैं कि यम इक्वल टू के एच पी। के होता क्या है? जो स्थिरांक होता है। और जैसे कि एक बोतल में हम लोग क्या करते हैं? पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद विलय होने वाली गैस। तो ठीक है, इसमें हम क्या भरते हैं? पानी भरते हैं, उसके बाद में एक गैस का ऊपर से, बोतल के ऊपर से प्रेशर डालते हैं। तो किस चीज़ को कैसे हम लोग इसमें घोल सकते हैं? जैसे कि क्या किया है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक हमने बोतल ले ली। क्या ले ली? एक हमने बोतल ले ली और ये रहा बोतल का मुंह। बोतल में हमने क्या किया? सोडा वाटर भर दिया। क्या भर दिया? सोडा वाटर भर दिया। लिखा है ना, सोडा वाटर भर दिया। उसके बाद में इसमें हम लोग एक प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं। ठीक है, गैस का दाब डालते हैं। वो किस मात्रा में मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसी चीज़ को लेके हेनरी ने अपना नियम दिया था। तो चलिए हेनरी का नियम एक बार पढ़ते हैं। यदि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता उस दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब P पर किसी गैस की घुलन मात्रा विलय, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम ग्राम है, तो हेनरी के नियम के अनुसार यम समानुपाती हो जाता है P के। और यम, ये जो KH होता है, ये स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हेनरी नियम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कैसे हैं। आइए उनको भी एक बार चर्चाएं करते हैं। हेनरी नियतांक के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगली डेफिनेशन क्या कहती है, अगले पार्ट क्या कहता है? ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक के एच का मान बढ़ जाता है। अगला, हेनरी नियतांक के एच का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। हेनरी नियतांक का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है, उस गैस की विलयता उतनी ही कम होती है। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या कहती हैं? नंबर 1, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। 2 नंबर में कहा गया है, हेनरी का नियम इन गैसों पर लागू होता है जब विलयन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है।
उसमें विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए भाई, ज़्यादा दाब लगा दें तो बोतल फट जाएगी या उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगी। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो हम लोग हीट करते हैं, आँच देते हैं, वो आँच या हीट कम नहीं होनी चाहिए। गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए भाई, जो गैसें मिला रहे हैं ऐसा नहीं कि दुनिया भर की गैसें एक ही बोतल में डालती हैं, ऐसे गैसों की विलेयता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर पे कहा गया है इन विलयन यह नियम इन गैसों के नियम साम्य नहीं है जो किसी द्रव जल में विलय होकर आयनों में विघटित हो जाती है। तो आइए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो कि यूज होता है, वो यूज कहाँ कहाँ पे होता है और किस तरीके से इसका यूज होता है वो हम लोग सीखते हैं। नंबर 1, हेनरी के नियम के अनुसार इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद कर दिया जाता है। जैसे हम लोग पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी को अधिक दाब पर बंद कर दिया जाता है, तब ढक्कन खोलते हैं ऊपर को गैस निकलती है। तो आइए देखते हैं अगला जो नंबर 2 का उदाहरण क्या कहता है। अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई यह समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है, जिसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। इनकी सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनॉक्सिया कहते हैं। नंबर 3 पे कहा गया, जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते तो गोताखोर को अधिक दाब पर गैस की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। समुद्र के बाहर का दाब अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दाब की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। इसे आरबी जब गोताखोर बाहरी सतह की ओर आने लगते हैं तो दाब कम होने लगता है। दाब के कम होने के कारण रुधिर में उपस्थित गैस जो कि नाइट्रोजन होती है ना, रक्त में कौन सी गैस घुली होती है? नाइट्रोजन, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कोशिका में रुकावट उत्पन्न हो जाती है या चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देती है, जिसे वेक्टस कहते हैं। इस घातक स्थिति से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए एक प्रयोग होने वाले टैंक में हीलियम गैस मिलाई जाती है ताकि सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो सके। ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण वहाँ दाब भी कम हो जाता है। इसे रुधिर में ऑक्सीजन की कम मात्रा विलय होने लगती है, जिसे यहाँ के व्यक्तियों में यक्नोसिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।